गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन यानी संरचनात्मक गुणसूत्रीय परिवर्तन। यानी इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसमें गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होता है। यानी इस म्यूटेशन में क्या होता है, देखो इस म्यूटेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें चेंज होता है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, डिलीशन, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन और डुप्लीकेशन इसके टाइप है। ठीक है, पहले हम डिवीजन विलोपन के बारे में पढ़ेंगे। देखो जब गुणसूत्र का कोई खंड टूटकर अलग हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, विलोपन। यानी क्रोमोसोम का कोई जो फ्रैगमेंट है वो टूटकर अलग हो जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, डिलीशन। क्या बोलेंगे इसको, डिलीशन। क्या बोलेंगे, डिलीशन। देखो ये दो तरह से होगा। एक तो बोलते हैं अंतर्वेशी, टर्मिनल अंतराली, इंटरस्टिशियल। ठीक है, यानी जब क्रोमोसोम का अंतिम फ्रैगमेंट टूटकर अलग हो, गुणसूत्र का अंतिम खंड टूटकर अलग हो, इसको बोलेंगे अंतर्वेशी या टर्मिनल। यानी क्रोमोसोम का लास्ट फ्रैगमेंट टूटकर अलग हो क्या बोलेंगे, अंतर्वेशी। अंतराली क्या होगा, जब क्रोमोसोम बीच में से टूटकर यानी जब क्रोमोसोम का खंड बीच में से टूटकर अलग हो तो उसे क्या बोलेंगे, अंतराली। ठीक है, यानी इसमें तो क्रोमोसोम क्या हो गया, लास्ट पार्ट टूटेगा। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम का बीच का भाग टूटेगा। ठीक है, दूसरा है ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। यानी जब एक क्रोमोसोम का जो खंड है अन्य क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाए। जब एक क्रोमोसोम यानी जब गुणसूत्र का एक खंड टूटकर अन्य गुणसूत्र के साथ जुड़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, स्थानांतरण। यानी क्रोमोसोम का एक फ्रैगमेंट टूटकर अदर क्रोमोसोम के साथ जुड़ गए, स्थानांतरण। दो तरह से हुआ, ट्रांसलोकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है और बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल में तो क्या होगा, जब जैसे मान लीजिए एक दिशी बोलते थे, इसको क्या बोलेंगे, एक दिशी देव दिशी। ठीक है, पहले है यूनिडायरेक्शनल। एक दिशी में क्या होगा, जब जैसे ये कोई क्रोमोसोम है और इसका एक फ्रैगमेंट टूटकर दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन। जब एक गुणसूत्र का खंड टूटकर दूसरे गुणसूत्र के साथ जुड़ जाए तो उसे एक दिशी बोलेंगे, स्थानांतरण। ठीक है, एक क्रोमोसोम का फ्रैगमेंट दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाए तो उसे यूनिडायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल में क्या होगा, जैसे दो क्रोमोसोम है, बाई डायरेक्शनल द्विदिशीय में क्या होगा, दो क्रोमोसोम है, इसका फ्रैगमेंट इसके साथ जुड़ जाए और इसका इसके साथ जुड़ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन। यानी दो क्रोमोसोम है, दो गुणसूत्र हैं, उन दोनों के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो जब एक्सचेंज हो जाते हैं ना तो उसे क्या बोलेंगे, द्विदिशीय स्थानांतरण। क्या बोलेंगे इसको, द्विदिशीय स्थानांतरण। आगे हम बात करें प्रतिलोमन, पेरिसेंट्रिक और परिकेंद्री और पराकेंद्री, पेरिसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक। पेरिसेंट्रिक में क्या होगा, ये कोई क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, इसके साथ देखो पहले इन्वर्जन का मतलब समझते हैं। प्रतिलोमन का मतलब होता है कि जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, जीन जुड़ रहे हैं इसके साथ। क्या जुड़ रहे हैं, जीन। जब अब इस क्रोमोसोम के साथ देखो जब ये गुणसूत्र है, जब किसी गुणसूत्र के साथ
कोई अन्य गुणसूत्र उल्टे क्रम में जुड़ जाए। जब किसी गुणसूत्र जब गुणसूत्र के किसी खंड के साथ अन्य गुणसूत्र उल्टे क्रम में जुड़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? प्रतिलोमन। जब किसी गुणसूत्र के साथ अन्य गुणसूत्र है वो उल्टे क्रम में जुड़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? प्रतिलोमन। दो तरह से जुड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेरिसेंट्रिक में क्या होगा? परिकेंद्रिक क्या होगा? जैसे कोई गुणसूत्र है, जब इस गुणसूत्र के साथ कोई दूसरा गुणसूत्र जुड़ जाए, ठीक है, और देखो जब इस गुणसूत्र के साथ किसी अन्य गुणसूत्र का कोई खंड जुड़ जाए और उस खंड में गुणसूत्र बिंदु मध्य में उपस्थित हो, ये सेंट्रोमियर बोलते हैं इसको, गुणसूत्र बिंदु, तो उसे क्या बोलेंगे? पेरिसेंट्रिक। जैसे क्रोमोसोम है, इसके साथ दूसरा क्रोमोसोम जुड़ रहा है, ठीक है, लेकिन जो क्रोमोसोम का फ्रेगमेंट या खंड जुड़ रहा है उसके बीच में सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु है, उसे क्या बोलेंगे? पेरिसेंट्रिक। और पैरासेंट्रिक क्या होगा? जैसे ये क्रोमोसोम है, इसके साथ दूसरा क्रोमोसोम तो जुड़ रहा है लेकिन उसके अंतिम पार्ट पर क्या है? सेंट्रोमियर है, गुणसूत्र बिंदु। अंतिम भाग पर क्या है? गुणसूत्र बिंदु है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? पराकेंद्री, ठीक है। द्विगुणन जब गुणसूत्र के किसी खंड की पुनरावृत्ति उसी क्रम में हो जाए यानी तो उसे द्विगुणन कहेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम्स है, ठीक है, और इस क्रोमोसोम पर ये कोई क्रोमोसोम है, इसके साथ एक दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट जुड़ गया लेकिन उसमें जीन ऐसे जुड़ रहे जैसे इसमें DEF यानी उसी क्रम, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? डुप्लीकेशन या द्विगुणन। यानी जब क्रोमोसोम के साथ दूसरे क्रोमोसोम का कोई भाग जुड़ गया उसी सीक्वेंस में, यानी जैसे DF जीन है ऐसे DF इसमें जीन। DF का मतलब हुआ ये जीनों के क्रम को दर्शा रहा है, जैसे A फिर उससे बड़ा ग्रीन फिर उससे बड़ा ग्रीन ऐसे, ठीक है। ये तो क्या? स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन यानी संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, यानी इस प्रकार के जो म्यूटेशंस होते हैं उसमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं। विलोपन में तो क्या होगा कि क्रोमोसोम का कोई फ्रेगमेंट टूटकर अलग हो जाएगा। इसमें दो तरह से टूटेगा, जब क्रोमोसोम का लास्ट पार्ट टूटकर अलग हो जाए तो अंतर्वशीय टर्मिनल, बी से टूट जाए तो इंटरस्टिशियल। ट्रांसलोकेशन का मतलब जब क्रोमोसोम का एक फ्रेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। यूनिडायरेक्शन या एक गुणसूत्र का खंड दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया, ठीक है, दूसरे गुणसूत्र के साथ जुड़ गया, यूनिडायरेक्शन। और जब दो क्रोमोसोम है तो दोनों में क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट्स का एक्सचेंज हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? बाइडायरेक्शन। और कौन सा है? इन्वर्जन में देखना है। इन्वर्जन में जैसे जब गुणसूत्र के किसी खंड की पुनरावृत्ति उल्टे क्रम में यानी उल्टा उपस्थित हो, कोई फ्रेगमेंट जुड़ रहा है उल्टे क्रम में, दो तरह से, जब जुड़ने वाले फ्रेगमेंट के बीच में सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु तो पेरिसेंट्रिक, और जब जुड़ने वाले फ्रेगमेंट के लास्ट पार्ट में सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु तो इसको क्या बोलेंगे? पराकेंद्रिक। डुप्लीकेशन में क्रोमोसोम का खंड तो जुड़ रहा है लेकिन उसी सीक्वेंस में, ठीक है। ये तो क्या था? म्यूटेशन। आगे है जेनेटिक कोड। ये आपने 11th में पढ़े हैं जेनेटिक कोड और 12th में भी, ठीक है। तो जेनेटिक जो कोड है कि खोज नीरनबर मैथाई और उनके सहयोगियों के द्वारा की गई थी, ठीक है। नीरनबर मैथाई और उनके सहयोगियों के द्वारा की गई। देखो जेनेटिक कोड क्या होते हैं? वे कोड जिनमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं उपस्थित होती हैं उन्हें क्या बोलेंगे? जेनेटिक कोड या आनुवंशिक। वे कोड जिनमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं उपस्थित होती हैं उन्हें क्या बोलेंगे? जेनेटिक कोड, ठीक है। यानी वे कोड जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उन्हें क्या बोलेंगे? जेनेटिक कोड। क्या बोलेंगे इनको? जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड आर मेड अप ऑफ 4 नाइट्रोजन बेसेस। जेनेटिक कोड आर मेड अप ऑफ 4 नाइट्रोजन बेसेस UCAG, यूरेसिल,
साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, अब जो जेनेटिक कोड होते हैं उनको लिखते हैं स्टेबिलिटी द्वारा। कैसे लिखेंगे, हमने पहले ही बताया था ये। इस साइड लिखेंगे फर्स्ट नाइट्रोजन बेसिस, प्रथम नाइट्रोजन क्षारक, और इस साइड में लिखेंगे सेकंड नाइट्रोजन बेसिस, और इस साइड लिखेंगे थर्ड नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, U C A और G। ठीक है, इसे इधर लिख देंगे U C A और G। ठीक है, और इसमें इनको बोलते हैं फर्स्ट नाइट्रोजन बेसिस, प्रथम नाइट्रोजन क्षारक, यानी पहले इनको लिखते हैं सेकंड नाइट्रोजन बेसिस, द्वितीय नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, इधर इस साइड में लिख देंगे तृतीय नाइट्रोजन। ठीक है, पहले देखो, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे। तो डायरेक्ट लिखने का आसान तरीका, U को U के साथ 4 बार जोड़ देंगे और इनको ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर C को U के साथ 4 बार, फिर इनको ऐसे कैसे, A को U के साथ 4 बार, इनको ऐसे कैसे, G को U के साथ 4 बार, फिर इनको ऐसे कैसे। ठीक, आसान तरीका लिखते हैं। चलो फिर CU CU UCA, फिर AU 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 GU GU ठीक है, फिर UC फिर वहां से UC AG। ठीक है, C जब ऐसे 4 बार C लिख देंगे, UC AG, फिर इधर क्या लिखेंगे, AC 4 बार लिख देंगे, UC AG। ठीक है, फिर GC 4 बार। ठीक है, UC AG। ठीक है, फिर इधर लिख देंगे UA 4 बार, फिर CA 4 बार, फिर A 4 बार, UC AG, फिर GA, U ठीक है, फिर AG 4 बार, GG 4 बार। ठीक है,
अब देखो ये तरीके हैं कुछ लिखने के, हमको इनके आधार पर लिख देंगे। पहले देखो पहले वाले कॉलम में लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, दो दो के ग्रुप बना देते हैं यहाँ पे, दो दो, फिर ये एक, फिर इनके तीन बन जाएंगे, फिर लास्ट में एक। अब इनको लिखेंगे, पी से बनता है फिनाइल एलेनिन, क्या बनेगा, फिनाइल एलेनिन, ठीक है। यानी दोनों का मतलब क्या होता है, फिनाइल एलेनिन। कौन सा अमीनो एसिड है, फिनाइल एलेनिन। और नीचे वाले का एल आ गया ना, ल्यूसीन, ठीक है। फिर दोबारा ल्यूसीन, यानी इन सभी का मतलब क्या है, ल्यूसीन। इन सभी का मतलब क्या है, ल्यूसीन। यानी ये सभी क्या बनाते हैं, ल्यूसीन। ये सभी क्या बनाते हैं, ल्यूसीन, ठीक है। और इन तीनों का मतलब होता है आइसोल्यूसिन, क्या बनाते हैं, ये आइसोल्यूसिन। और ये तीनों मिलकर बनाते हैं मीथियोनिन, क्या बनाते हैं, मीथियोनिन। और लास्ट वाले चारों क्या बनाएंगे, बी। बी का मतलब होता है वैलिन, क्या बनाएंगे, वैलिन। दूसरे के हमने जैसे कोड बना दिया सफर, एसपीटी है सफर, एक एक है ना सारे, ये सारे मिलकर बनाते हैं सेरीन, क्या बनाते हैं, सेरीन। ये बनाएंगे प्रोलिन, और ये थ्रियोनिन। कौन सा अमीनो एसिड बनाएंगे, थ्रियोनिन। ये एलेनिन, या भी पढ़ा था ना ऐसा, ठीक है। अब लास्ट वाले में ये जेनेटिक कोड है, किसी भी अमीनो एसिड को नहीं बनाता, तो इसको क्या बोलते हैं, अनर्थक कोड। क्या बोलते हैं इसको, अनर्थक कोड। जी टायरोसिन, यानी कि दोनों मिलकर टायरोसिन। ये क्या बनाएगा, हिस्टीडीन। कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा, ये हिस्टीडीन, ठीक है। फिर हिस्टीडीन के बाद क्या है, ये दोनों बनाएंगे ग्लूटामिन, ठीक है। ये एस्पार्टिन, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, एस्पार्टिन। और ये क्या बनाएंगे, ल्यूसीन। कोई यूसी मेमोरी नहीं करी, नहीं लिखा आ रहा था टेबल। हाँ ठीक है, चल रहा चल रहा चल रहा है, हाँ चल रहा है। क्या बनाएंगे, ये देखो पहले है टायरोसिन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, हिस्टीडीन, जी ग्लूटामिन, ए एस्पार्टिन, ठीक है। क्या बनाएंगे, एस्पार्टिन। देखो इसमें रेशियो कितना है, ये दोनों क्या है, अनर्थक कोडन है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, अनर्थक कोडन। ये UAG और UG, ये हो गए ना तीन अनर्थक कोडन, लास्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो टी का मतलब टायरोसिन, क्या है, टायरोसिन। अब देखते हैं टी के बाद क्या है, H हिस्टीडीन, क्या है ये, हिस्टीडीन। ग्लूटामिन, ठीक है। एस्पार्टिन, लाइसिन, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक। अब इनको बनाएंगे देखो, सी का मतलब सिस्टीन, टी का मतलब ट्रिप्टोफैन। देखो लिखिए ना सर, सी के ए का मतलब हो गया आर्जिनिन, फिर सी का मतलब सिस्टीन,
आर्जिनिन, और लास्ट में ये चारों मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लाइसिन। ये जो टेबल है हमने 11वीं पढ़ा सेम हुई है। अनंत कोडन कितने हैं, 3 है ये वाले, ठीक है। बाकी जो कोडन है वो आप देख रहे हैं अलग अलग एमिनो एसिड को बनाते हैं, और ये तरीका मैंने 11वीं में बता दिया इसको याद करने के लिए, ठीक है।